भी आपके स्क्रीन पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो आईएल्ट्स के ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगी, जिसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो। बट आज हम बात करेंगे मतलब इस पर्टिकुलर पीडीएफ के सेक्शन की मैं बात करूँ तो मैं बताऊंगा आपको कि बैंड्स जो है आपको राइटिंग टास्क 2 में किस बेस पे मिलते हैं। तो टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, विच इज टास्क रिस्पॉन्स, coherence and cohesion, lexical resources, grammatical range and accuracy. Task response, as the name suggests, how well you respond to your given task, how well you respond to your given topic. And then coherence and cohesion, how well you connect your sentences, and how is the flow of your overall essay, how you uh, how you make sense out of your whole essay and portray it in a story kind of format. And then lexical resources, which is somewhat complex name for vocabulary. थोड़ा शशि थरूर चले गए लोग lexical resources से. एंड देन फाइनली ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. अभी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी थोड़ा सा वेरिंग टॉपिक है जो पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. बट मैं इन जनरल, ये लोग ने भी इन जनरल पोर्ट्रे किया है कि हम किसको बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है, उनका ग्रामर सही है. तो मैं खाली 7 बैंड के बारे में बात करूंगा. 654. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज मेक श्योर टू यू नो गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आप 6 बैंड को थोड़ा एक्सप्लेन करो या 5 को करो या 8 को करो. बट मैं बेंचमार्क को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि राइटिंग में 7 बहुत अच्छा स्कोर होता है. दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दी 7 बैंड्स स्कोर इन राइटिंग टास्क 2. एंड माइंड वेल के राइटिंग टास्क 2 अगर आपका बेटर गया है, मतलब अच्छा गया है, तो राइटिंग टास्क 1 आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगा. क्योंकि राइटिंग टास्क 2 के जो मार्किंग क्राइटेरिया होती है वो ऐसा कहती है कि अगर राइटिंग टास्क 1 के 10 मार्क हैं तो राइटिंग टास्क 2 के 20 मार्क होंगे, मतलब उसका डबल, कहने का मतलब. सो ये 4 बेस पे वो मार्क्स देते हैं आपको. हम पहला 7 बैंड का जो लेते हैं विच इज टास्क रिस्पॉन्स. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, उन लोगों ने 3 पॉइंट एड्रेस किए हैं जिसपे वो लोग मार्क्स देते हैं 7 बैंड को. तो पहला है एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क. मतलब आपको जो टास्क दिया है आपने उसके हर सेक्शन को अच्छे से एड्रेस किया है, हर सेक्शन क्वेश्चन को अच्छे से आंसर किया है, अपने ओपिनियंस क्लियरली दिए हैं. आपका पोजीशन आपने थोड़ा सा रिस्पॉन्स क्लियर रखा है, मतलब अगर आप पॉजिटिव पे गए तो पॉजिटिव पे रहे, नेगेटिव साइड पे गए तो नेगेटिव पे रहे, न्यूट्रल रहे तो न्यूट्रल रहे, दोनों साइड का आपने बात किया. बट मेक श्योर कि आप या तो उस टॉपिक के फॉर में बात करो या अगेंस्ट में बात करें, मतलब अपने ऐसे में. और ये एक्चुअली मेरी एक थोड़ी मिस्टेक हुई थी, बट आई डोंट थिंक मेरे को ज़्यादा मार्क्स उस पर बेस पे काटें, क्योंकि आई गॉट 7 बैंड्स इन राइटिंग. बट शायद ये मैंने मिस्टेक नहीं की होती तो मे बी 7.5 हो सकता था. बट ओके फाइन, 7 इज अ वेरी गुड स्कोर एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. Then third point is presence extends and supports main ideas, but there may be a tendency to overgeneralize and और सपोर्टिंग आइडियाज में लैक फोकस. तो ये पॉइंट ये बताता है कि आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को ओवर जनरलाइज कर दे रहे हो, मतलब आप कॉमन कर दे रहे हो उनको. आप अपने जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, जो रेफरेंसेस आप दे रहे हो, उसको बहुत ही ज्यादा एक जनरल फॉर्मेट में रख दिया, मतलब हाँ बस थोप दिया है, ऐसा कहने का मतलब. आपके सपोर्टिंग आइडियाज थोड़े वीक हैं, मतलब आप जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आप जो रेफरेंसेस दे रहे हो, वो उस पॉइंट को अच्छे से समझा नहीं पा रहे जो आप कहना चाह रहे हो. अगर आपका ये थोड़ा तकलीफ वाला पार्ट है, मतलब ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, तो आपको 7 बैंड मिल जाएंगे, बाकी 2 में आपको अच्छा रहना पड़ेगा. एंड अब हम बात करते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस एंड कोहेजन, एज आई सेड यू, कि आपका फ्लो ऑफ पैराग्राफ कैसा है एंड किस तरह से आप लॉजिकली अपने हर पैराग्राफ और सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हो, अपने आइडियाज को एक स्टोरी के फॉर्म में पोर्ट्रे कर रहे हो. तो 7 बैंड के लिए पहला जो कंडीशन है वो है लॉजिकली ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, देयर इज अ क्लियर प्रोग्रेशन थ्रू आउट. नाउ ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया, मतलब आपका जो ऐसे का फ्लो है वो स्टैंडर्ड है और सही है. एंड आपका जो प्रोग्रेशन है वो सही है, मतलब एकदम से आप हाथी का दांत मुंह का दांत जाके नहीं पकड़ रहे. You are slowly and gradually pampering him, and then making him feel comfortable, and then sitting on him or riding on him, or even touching his tusk. तो कहने का मतलब ये है कि आप सीधा कहीं एकदम से छलांग मार के आगे नहीं आ जा रहे, या आप बहुत ज्यादा स्लो नहीं जा रहे. एक स्टैंडर्ड वे में आप प्रोग्रेस करो अपने ऐसे के थ्रू. बॉडी पैराग्राफ सही तरीके से लिखे, कंक्लूजन लास्ट में अच्छे से लिखा है. सो स्टैंडर्ड वे. एंड देन आपके आइडियाज हैं वो क्लियर है, कहने का मतलब. देन
आपके कोहेसिव डिवाइसेस हैं वो आप अच्छे से यूज करो। और कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, जो और बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कोहेसिव डिवाइसेस कहने का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब है यार, मगर आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताऊं तो कोहेजन और कोहेरेंस, ये दो वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं। एक बताता है कि आप अपने आइडियाज को एक किस फ्लो में रख रहे हो, और एक बताता है कि आप अपने आइडियाज को कितना लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आप जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं अपने, आप जो अपने पैराग्राफ्स में स्टेटमेंट यूज करो उसको बहुत ही ज्यादा लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हो। मतलब इफ दिस हैपेंड एंड देन इफ दिस हैपेंड, so there would be this consequences, and furthermore we would even want to do this or that or something करके आप उसको एक सही लॉजिकल वे में कनेक्ट कर रहे हो। सो इफ दैन कंडीशंस और ऐसे सारी चीजों को हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं, जो आपके आइडियाज को एक फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, रीजनिंग होती है कहने का मतलब। So that is cohesive devices. And then presents a central topic with each paragraph. तो चलो ये तो एक अच्छी बात होती है, कहने का मतलब ये कोई फ्लॉ नहीं है। ये वो चाहते हैं आपसे कि आप ये पॉइंट अपने दिमाग में सबसे पहले उतार लो कि आपका जो सेंट्रल टॉपिक है वो हर पैराग्राफ में सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप फॉर पे गए हो या फिर आप अगेंस्ट पे गए हो तो हर पैराग्राफ उसी के तरफ इशारा करना चाहिए, और फाइनल स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते करते वो एक स्टेप होने चाहिए। मतलब पहला ये सीढ़ी चढ़ी तो पहले हमने इंट्रोडक्शन चढ़ा, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 देन 2 एंड देन फाइनल कंक्लूजन। तो राइटर जो आपका रीडर है वो जाके थोड़ा आपके सपोर्ट में है कि नहीं ये जो बंदा कह रहा है वो सही है। सो दैट इज व्हाट कोहेरेंस एंड कोहेजन इज। व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, व्हाट हाउ विल यू कनेक्ट योर आइडियाज इन अ मीनिंगफुल वे। देन थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। तो भाई ये तो एक थोड़ा शशि थरूर टाइप है एक वर्ड को समझाने का, एज आई मेंशन प्रीवियसली, शायद मैं भूल गया था। तो वोकैबुलरी आपकी कितनी स्ट्रांग है, तो आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी यूज कर रहे हो, मतलब आपका जो वोकैब है सेक्शन है आपके राइटिंग का, राइटिंग टास्क 2 का, वो ठीक ठाक है। कहने का मतलब आपने सही तरीके के वर्ड्स यूज किए। और सही तरीके के वर्ड्स यूज मतलब क्या, कि ऐसे वर्ड जो थोड़े कॉमन नहीं है, ऐसे वर्ड जो नॉर्मल लाइफ में आप नॉर्मली यूज नहीं करते हो, उस तरह के आपने वोकैबुलरी यूज की है। देन दूसरा जो पार्ट है आपका इसका वो है यूजेस लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स। वही ऊपर का थोड़ा एग्जैजरेट, मतलब एक एक्सटेंशन हो गया कि जो वर्ड्स हैं आप कॉमन वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज कर रहे हो, सही वोकैब सेक्शन यूज कर रहे हो, अपने वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे। कहने का मतलब मैं प्रोड्यूस ओकेशनल एरर्स, मतलब थोड़े बहुत एरर्स हैं लेकिन आपके सेंट्रल आइडिया को वो अफेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको वो 7 बैंड्स देते हैं। नाउ लास्ट सेक्शन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या होती है, तो भाई 7 बैंड में अगर आपको इस पे 7 चाहिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस राइटिंग सेक्शन के सब सेक्शन में 7 चाहिए, तो आपको वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे। मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, सेंटेंसेस नहीं बोल रहा। इसका मतलब होता है कि हमें बहुत सारे तरह के सेंटेंस यूज करने पड़ेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो आप यूज करेंगे तो आपका एक अच्छा सा इमेज पोर्ट्रे होगा रीडर को कि नहीं इसको पता है ये क्या लिख रहा है और किस तरह से लिख रहा है। तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। मतलब हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर लिया, हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज कर लिया, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर लिए, तो एक स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब हम हर तरीके से उसको एक्सप्लेन करने का चाह रहे हैं, क्वेश्चनिंग भी खुद कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी दे रहे हैं, इवन सबऑर्डिनेट क्लॉज करके हम उसको हाफ एंड हाफ में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पार्टीशन करके भी समझा रहे हैं कि इफ नॉट दिस देन दिस एंड इफ नॉट दिस देन दिस। तो एक कहने का मतलब है कि इस तरह का आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है फॉर 7 बैंड्स। इसको आप अगर बहुत अच्छे से यूज करोगे तो भाई आप 9 पे भी पहुंच सकते हो। एंड प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंट एरर फ्री स्टेट सेंटेंसेस, मतलब आपके जो सेंटेंसेस हैं मोस्टली एरर फ्री होने चाहिए। आपका जो कंट्रोल है ग्रामर पे, मतलब आपके जो वर्ड्स है इफ एंड टू एंड ए, ये सब जो है द करके, आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो। एंड पंक्चुएशंस आर समवट मिसप्लेस्ड, मतलब आपने कहीं गलत लगा दिया, एक सेमीकोलन गलत लगा दिया, कॉमा गलत लगा दिया, एक फुल स्टॉप ज्यादा लगा दिया। सो ऐसी थोड़ी मोटी एरर पर बहुत कम, तो उसको हम बोलते हैं 7 बैंड्स। नाउ ये 4 सेक्शन मैंने आपको समझा दी। अब जाके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, इफ यू वांट यू कैन रीड इट थरोली एंड गेट, मतलब आप अपने देखो। मैंने एक राइटिंग सैंपल भी लिया है जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो
राइटिंग सैंपल जो है वो आइल्स की साइट पे ही आपको मिल जाएगा। आइल्स के ऑफिशियल साइट पे उनने 6 और 7 बैंड्स का एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह का राइटिंग सेक्शन होना चाहिए। मैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अगेन इसमें भी 7 बैंड का ही डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यार 6-5 पे मेरे को मतलब ही नहीं डिस्कशन। हाँ, अगर आपको जानना है कि भाई मिनिमम 6 भी कैसे आ जाए, पर अगर आप 7 की प्रिपरेशन करोगे तो यार 6 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब। तो अब हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग की, मतलब राइटिंग इन द सेंस राइटिंग टास्क 2 की। 7 बैंड किसको मिलेंगे राइटिंग टास्क 2 में, वो हम देखेंगे। सो दिस राइटिंग सेक्शन इज अबाउट न्यूक्लियर पावर। अभी ये बंदे ने 7 बैंड स्कोर किया है, इसके एग्जामिनर बोल रहा है कि इसने 7 बैंड क्यों किया है, उसने नीचे कमेंट भी दी है, मैं लास्ट में उसको देखेंगे हम लोग। पर पहले हम देख लेते हैं कि 7 बैंड्स का स्कोर वो लोग किस तरह के राइटिंग को देते हैं, और फिर आप अपने राइटिंग से उसको कंपेयर कर लेना। लिंक में डाल दूंगा, गो एंड चेक इट। राइटिंग टास्क 1 का भी है, लेकिन राइटिंग टास्क 1 का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं खाली राइटिंग टास्क 2 के बारे में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी मेरे वीडियो की नहीं तो। सो न्यूक्लियर पावर के बारे में लिखा है, न्यूक्लियर पावर इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज केयरफुली बीइंग इवैल्यूएटेड ड्यूरिंग these times of energy problems during these years. We can say that we have energy problems uh, in more or less 50 years we will be facing an energy crisis. इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी फालतू है कहने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट हुआ कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। बट ठीक है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, बट मेरे को थोड़ी पढ़ने में तकलीफ हो रही है, और कुछ नहीं। तो इसने एक इंट्रोडक्शन दिया है अपने टॉपिक का, और काफी अच्छे से दिया गया है, आप देख सकते हो। एक जनरल आइडिया उसने पोर्ट्रे किया है कि वो किस बारे में लिखने वाला है। वो बताना चाह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस बुरी चीज है, और न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस तरीके से उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हमारे बायोडीजल तो क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसके जगह पे। अभी न्यूक्लियर पावर सोर्स अल्टरनेटिव क्यों है, उसने पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। एंड देन उसने एक दूसरा पैराग्राफ लिखा है जिसपे वो अपने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। देन फाइनली उसने कंक्लूड किया इन कंक्लूजन करके, इन कंक्लूजन न्यूक्लियर पावर इज गुड, इट कैन बी सेफ एंड वी विल ऑल बेनिफिट। इट इज अप टू आवर लीडर्स टू सी दैट इट इज हैंडल्ड वेल सो दैट वी कैन ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट। अभी इसके जो आप देखोगे, आपने अगर आप इसका पूरा जब आप पढ़ोगे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा यार, आप आराम से पढ़ो, मैं कमेंट समझाऊंगा अच्छे से जो एग्जामिनर ने दी है। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके वर्ड्स जो इसने यूज किए हैं काफी अच्छे यूज किए हैं। और एक पॉइंट पे आप खुद पढ़ना एंड यू विल अंडरस्टैंड के देयर इज अ रिस्क फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्पेलिंग इस बंदे ने गलत लिखी है, एंड कहीं कहीं इसने वर्ड्स छोड़ दिए हैं, सो थोड़े बहुत एरर्स भी हैं। दैट्स वाई एक जनरल एक कहेंगे कि हम एक सैंपल पेपर हम कहते हैं जो आइल्स ने दिया है हमको, कि भाई इसको 7 बैंड हम दे रहे हैं, तो यार कंपेयर कर लो आप। आई थिंक हम लोग इससे अच्छा कर सकते हैं, बट दिस इज दी बॉटम लाइन। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अब फिर वो अगेन एग्जामिनर के मूड पे भी होता होगा, क्या पता, आई डोंट नो। लेकिन इतना आप लोग कर सकते हो अगर, तो आप 7 बैंड आराम से स्कोर कर सकते हो राइटिंग सेक्शन 2 के अंदर। अब ये क्या बता रहा है आपका एग्जामिनर कमेंट, हम वो पढ़ते हैं। So the answer is well written and contains some good arguments. It does tend to repeat this argument, but the writer's point of view remains clear throughout. The message is easy to follow and ideas are arranged well with good use of cohesive devices. There are minor problems with coherence at times. The expression is clumsy and imprecise. There is a wide range of structure that are well handled with only small problems in use of vocabulary, mainly in the areas of spelling and word choice. तो यार एकदम क्लीनली उन लोगों ने जो 3 पॉइंट एड्रेस किए थे बैंड 7 के लिए, तीनों के तीनों इधर उन लोगों ने बता दिए कि जो 2 पॉइंट उनने बताए थे कि हाँ ये 2 पॉइंट सही होने चाहिए, तो उसने बता दिया कि इसका फॉलो अच्छा कर रहा है, अरेंज सही किया, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है। एंड देन इसने कोहेसिव डिवाइसेस ढंग के यूज किए हैं, तो कोहेजन पे उसको अच्छे बैंड मिले हैं। एंड देन फाइनली इनका जो स्पेलिंग और वर्ड चॉइस है वो भी सही है, थोड़े बहुत एरर्स है कहने का मतलब। सो थोड़े बहुत एरर्स होने के बावजूद भी बैंड 7 मिल रहा है, और बैंड 7 काफी अच्छा स्कोर होता है राइटिंग में ब्रोस। सब लोग सुन लो यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, बैंड 7 इज अ वेरी गुड स्कोर इन राइटिंग। तो अगर आप इतना फॉलो कर सकते हो, सो यू आर डेड फिट टू गो फॉर बैंड 7। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। सो या सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कुछ करो भाई लोग, क्यों नहीं करते
You are watching, people are watching like 87 is the least view I have gotten in my listening part. पर यार सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है तुम लोगों का? तो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल एंड, एंड मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा. सो बी श्योर टू टेक अ नोट ऑफ इट. और इन लोगों ने तीनों दिया एक्चुअली, इसके ना 5, 6 और 7 मैट तीनों को उन लोगों ने बताया. सो यू कैन